So good morning everyone. Today we are going to discuss the further part of gravitation chapter, and in today's video we are going to focus more on the Kepler's law. So basically this whole video is going to be subdivided in 9 particular topics in which we are going to discuss the Kepler's law in detail. So starting with the first thing, सबसे पहले शुरू करने से पहले पहले तो समझते हैं Kepler's theory. ठीक है, देखिए स्पेस रिसर्च में जितना योगदान केपलर ने दिया है उतना ही शायद किसी और ने दिया होगा, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कम अप विद सम लॉज. इससे पहले केपलर देखिए बेसिकली केपलर का जो एरा था जिसमें उन्होंने काम किया वो अराउंड 1600 सेंचुरी के आसपास का था, और उनसे पहले भी लोगों ने बहुत स्पेस में जो भी एस्ट्रोनॉमर्स रहे थे उन्होंने रिसर्च किया था और बहुत सारे डाटा कलेक्ट किए थे अबाउट द स्पेस कि भाई ये प्लैनेट ऐसा है. सन गैलीलियो गैलीली से पहले उन्होंने बोला कि सन जो है वो फिक्स है, अर्थ रोटेट करती है, और ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने अलग अलग डाटा दिया. केपलर ने क्या किया, इन सारे डाटा को स्टडी किया और 1600 के आसपास में एक 3 लॉ दिए जो कि केपलर फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के नाम से फेमस हुए. आज के इस वीडियो में हम लोग उस लॉ को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, उनको ही हम लोग समझने वाले हैं. बिफोर केपलर लॉ पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज डिस्कस करना चाहता हूँ. मैथ का पार्ट है बट ये जानना जरूरी है क्योंकि केपलर्स लॉ को समझना है तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है. सर्किल एंड इलिप्स. ठीक है, तो सर्किल तो आप लोग जानते होंगे कि सर एक ऐसा आप कह सकते हैं सर कि शेप होता है जिसमें एक सेंटर होता है और उस पॉइंट से ऐसा कह सकते हैं कि सर लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट. मतलब सेंटर से ऐसे दूरी पर जाकर के जहां पे जितने भी हम लोग पॉइंट बना सकते हैं जो कि सब एक फिक्स दूरी पर हो. अगर ये 10 है तो ये सब 10 10 10 10 10 10 हो. इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं सर्किल. सर्किल में खास बात होती है एक सेंटर होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है, और जो भी सर्कमफरेंस में जितने भी पॉइंट होते हैं, सर्कमफरेंस में जितने भी पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो सारे सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं. ठीक है, तो ये एक सर्किल की बेसिक सी बात है. इलिप्स क्या होता है? इलिप्स थोड़ा बहुत सर्किल से मिलता है, थोड़ा बहुत चीज में डिफरेंट है. तो क्या डिफरेंट है हम लोग थोड़ा उसी पे बात करते हैं. जो इलिप्स होता है वो कुछ इस स्ट्रक्चर में होता है. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द यू कैन से शेप ऑफ इलिप्स. इसमें एक्चुअली एक सेंटर नहीं होता है, इलिप्स में 2 सेंटर्स होते हैं. ठीक है, जब 2 सेंटर हो गए या 2 फोकस हो गए तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल फॉर्म. क्या बोलते हैं हम लोग? फोकी. ठीक है, फोकी इज बेसिकली द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस. ये आप लोग पता रखिएगा. फोकस मतलब एक पॉइंट और एक से ज्यादा हो गए तो क्या बोलते हैं उसको? फोकी. तो इलिप्स में क्या होता है? 2 सेंटर्स होते हैं, 2 फोकी होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं. सर्किल में क्या होता है? एक सेंटर होता है या फिर एक फिर फोकस होता है. इलिप्स में क्या होते हैं? 2 सेंटर्स होते हैं और इसलिए कहते हैं कि इसके पास 2 फोकी है. अब इसकी डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे क्या था कि लोकस, लोकस मतलब पाथ. सेंटर से एक समान दूरी पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं अगर उन सबको तुम मिला के ड्रॉ करो तो जो चीज बनती है वो सर्किल बोलते हैं. ऐसे इलिप्स में क्या होता है कि ऐसे सारे पॉइंट्स जो कि दोनों सेंटर को मिलकर, सपोज एक पॉइंट के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी सपोज मान लो ये 3 है और ये 10 है, टोटल कितना हो गया? 13. तो अगला पॉइंट ऐसा ढूंढना है, सपोज अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा कि अगर ये तुम्हारा 2 है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? इससे 11. मतलब locus of all those point which length from one foci and another foci when they are going to add it is going to be always same. अब तुम कोई पॉइंट ले, सपोज तुमने मान लो 11 पॉइंट ले लिया, तुमने 11 पॉइंट ले लिया. अब इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस, सॉरी इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस देखोगे तो ये जो डिस्टेंस ये और ये इसका सम होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा या फिर इसके और इसके सम के बराबर होगा. तो यहाँ पे सेंटर्स तो 2 होते हैं लेकिन कोई भी पॉइंट जो लोकस पे है, ठीक है, उस पे अगर पॉइंट कनेक्ट करो, एक सेंटर से कनेक्ट करो दूसरे सेंटर से कनेक्ट करो, तो जो इन दोनों की डिस्टेंस का सम आएगा वो हर एक पॉइंट पर सेम आता है. तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं. यहाँ पे सेंटर से लेकर के इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? 2 तरह के रेडियस, इसको मैं मिटा देता हूँ. यहाँ पे जो है हमारे 2 तरह के रेडियस होते हैं. एक ये वाला आप देखो थोड़ा बड़ा है और एक जो है इसी में छोटा, एक ये वाला. ठीक है,
इसको हम लोग बोल देते हैं, तो इस पॉइंट को कुछ बोलते नहीं है, आप हमारा फोकी 1 हो गया, ये f1 हो गया, ये हमारा फोकी 2 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस, क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं बड़े वाले को मेजर एक्सिस, क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। एक हो गया माइनर एक्सिस, एक हो गया मेजर एक्सिस, ठीक है। ये पूरा माइनर मेजर एक्सिस है, तो आधा क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस। ये आधा क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस। तो ये बेसिक सी बातें थी जो हम लोग को सर्किल और इलिप्स का बताना चाहिए। आप लोग बड़ी क्लास में जाएंगे तो इलिप्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना नॉलेज होना जरूरी है कि सर सर्किल में एक सेंटर होता है, इलिप्स के साथ दो सेंटर होते हैं और सेंटर का नाम फोकी होता है। सर जो सर्किल में सर्कमफेरेंस से सेंटर की हर एक डिस्टेंस बराबर होती है। सर यहाँ पर जो इलिप्स होता है सर सर्कमफेरेंस पे, इस सर्कमफेरेंस पे सर जितने भी या फिर जो भी आप इसको बोलो पेरिफेरी या फिर लोकस पे जो भी पॉइंट आएगा उसका सर एक फोकस से दूसरे फोकस से जो डिस्टेंस का सम होगा सर वो हमेशा कांस्टेंट आता है। सर यहाँ पे दो तरह की एक्सिस होती हैं, एक मेजर एक्सिस जो लंबी वाली होती है, जो छोटी होती है माइनर एक्सिस होती है। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को आधा करेंगे सर तो सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था केपलर लॉ को समझने के लिए, आगे से इस्तेमाल आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आपने समझ लिया कि केपलर कौन थे। केपलर बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स के डाटा को स्टडी किया था, और उन डाटा को स्टडी करने के बाद देखो इन्होंने खुद का कुछ जो भी किया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मेजर जो इनका ऑब्जर्वेशन रोल था, मतलब इन्होंने सब चीजों को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद तीन लॉ दिए, उसमें जो पहला लॉ उन्होंने दिया था जो आगे चल के फेमस हुआ केपलर्स फर्स्ट लॉ के नाम से, वो क्या कहता है उसके बारे में आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, उन्होंने बोला कि इस दुनिया में, इस स्पेस में जो प्लैनेट्स हैं वो बेसिकली सन का चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान देना, नंबर एक बार, जो प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगा रहे हैं, सन फिक्स है और सन का चक्कर लगा रहे हैं, और जो चक्कर लगा रहे हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगा रहे हैं, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर्म कर रहे हैं, उसमें चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि सपोज मान लीजिए अगर आपका ये सन है, ठीक है, ये अगर सन है और अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट है, सपोज ये छोटा सा प्लैनेट ले लेता हूँ, ये प्लैनेट है, तो ये इस सन का चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाने के बहुत सारे जिगजैग तरीका हो सकता है, भाई ऐसे चक्कर लगा, ऐसे चक्कर लगा, एक तरीका ये हो सकता है प्रॉपर एकदम सर्कुलर चक्कर लगा, इस तरह से सर्कुलर चक्कर लगा, या यू नो कि तीसरा रास्ता क्या लगता है कि वो इलिप्टिकल चक्कर लगा, मतलब इलिप्टिकल। तो उन्होंने ये बात बहुत ध्यान से देखी, ऑब्जर्व कर पाया कि जो प्लैनेट है वो क्या कर रहा है, सन का चक्कर लगा रहा है, कैसा लगा रहा है, इलिप्टिकल चक्कर लगा रहा है, इस तरह की ऑर्बिट बना के चक्कर लगा रहा है। अगर सर्कुलर होता तो कैसा लगाते हैं, मतलब बिल्कुल इस तरह से बड़ा सा सर को सेंटर पर कुछ इस तरह लगा, देखो यहाँ सन इस वाले में सेंटर पे आ गया, इस वाले में, और इस वाले में कैसा है, इलिप्टिकल है। तो उन्होंने बोला कि क्या बोला केपलर फर्स्ट लॉ कि सन कांस्टेंट है, सन रुका हुआ है, और प्लैनेट जो है सन का चक्कर लगा रहा है, और किस ऑर्बिट में लगा रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगा रहा है, जहां पर सन जो है एक फोकी पे स्थित है। मतलब आपको पता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में दो फोकी होंगे, यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, बोला कि उनमें से एक फोकी पर सन अवेलेबल है। तो तीन बातें उन्होंने बोली, क्या बोला पहला केपलर फर्स्ट लॉ में, पहला कि प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, अराउंड द सन। दूसरा उन्होंने बोला इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तीसरा बोला सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी, दोनों में से किसी एक फोकी पर सन जो है सिचुएटेड होगा। तो ये तीन लॉ को मिला करके उन्होंने फर्स्ट लॉ बनाया, तीन लॉ है, तीन बातों को मिला करके उन्होंने फर्स्ट लॉ में एक्सप्रेशन दिया। क्या एक्सप्रेशन दिया कि जो सन है वो रुका हुआ है, प्लैनेट्स को चक्कर लगा रहे हैं, और किस चक्कर लगा रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, जिगजैग में नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट चक्कर लगा रहे हैं, और उसमें सन जो है कहां पर है, तो इलिप्स में भाई कहीं भी हो सकता है ना, हमारा ये वाला इलिप्स है, ठीक है, तो सन यहां हो सकता है, 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 चक्कर तो लगा रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो कहां पे है सन जो है दोनों फोकी में से किसी एक फोकी पर स्थित रहेगा या फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि फर्स्ट लॉ के बारे में क्या उन्होंने क्या बोला। अब ये तो हो गया फर्स्ट लॉ, बिल्कुल थ्योरेटिकल सिंपल्स, आराम से आप उसको दिमाग में रख सकते हो, कहीं पूछे तो बता सकते हो। अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ, सन एवरी प्लैनेट in the space is rotating around the sun in an elliptical orbit where sun is situated at one of the foci of that ellipse, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। अब जो डिस्कशन की बात है वो ये है
मैं फर्स्ट लॉ में डिस्कशन किया सकता है। पहली बात तो ये कि देखो इन्होंने बस प्लैनेट्स के लिए बोला था, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम पे कमेंट किया था, बट जो चीज सोलर सिस्टम पे लग रही है वो चीज और भी सिस्टम पे लग सकती है, और भी गैलेक्सीज पे लग सकती है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में आप क्लियर कर लो, इस पूरे स्पेस में जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जो भी रोटेट कर रहा है, देखो सन फिक्स है हमारी सोलर सिस्टम के हिसाब से, लेकिन हमारा सन भी किसी का ना किसी चीज का रोटेशन कर रहा होगा। तो मतलब जो भी चीज रोटेशन कर रही है स्पेस में वो सब की सब इलिप्टिकल ऑर्बिट पे हैं, और उनमें जो हैवियर जो भी प्लैनेट है या फिर जो भी चीज है वो एक फोकी पे स्थित है। तो ये जो लॉ है जो हमारे सोलर सिस्टम में बोला गया था कि प्लैनेट और सन के लिए, इसको आप जनरलाइज कर सकते हो बड़े से बड़े स्पेस के चीजों पर। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग है केपलर्स फर्स्ट लॉ से जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि देखो आप ये सोचो कि हम लोग का जो सीजन चेंज होता है, आपको पता होगा कि अर्थ दो तरह के रोटेशन वो करती है, मूवमेंट करती है। एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, जिसमें वो अपने एक्सिस पे वो घूमती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। और आपने सुना होगा रिवोल्यूशन, जिसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। तो मैं आपको केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स ने क्यों केपलर्स की बात सच है, क्यों उसने सोचा कि भाई सच में ऐसा होगा, हम लोग भी क्यों एग्री करते हैं कि ऐसा ही होगा, हमने देखा नहीं जाके ऊपर कि हमें इलेक्ट्रिक ऑर्बिट घूम रहा है, लेकिन क्यों सच है, आज तो भाई साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि बात सच है, उस समय भी क्यों सोच सकते थे सच है, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो सपोज मैं आपको थोड़ा सा बिठा देता हूँ, ठीक है, बिठा देता हूँ, मैं आपको क्वाड्रेटिक ट्री का इस्तेमाल कर रहा था। मान लो कि ये हमारा एक परफेक्ट सर्किल है जो आपको मैंने यहाँ नीचे बनाया था, ये परफेक्ट सर्किल है, और इसके बीच में जो है यहाँ पर सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है। अब मान लो मेरा एक प्लैनेट यहाँ पे है जिसको जरा चक्कर लगा रहा है, जरा चक्कर लगा रहा है, जो चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग? रिवॉल्यूशन, ठीक है। सपोज अगर रिवॉल्यूशन हमारा सर्कल, अगर ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करता हमारा प्लैनेट सन के चारों तरफ, तो हर समय सन से जो उसकी दूरी होती कैसी होती, हर समय बराबर होती। और जब सन से उसकी दूरी बराबर है, हर समय सन से उसकी दूरी बराबर रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है जितना भी उसको हीट पहुंचना है, जो भी चीजें पहुंचनी बराबर पहुंचती, तो मौसम में कोई चेंज ही नहीं आता। बट हमने अपने रियल लाइफ में अर्थ पे क्या देखा कि भाई कभी यहाँ ठंड पड़ती है, कभी यहाँ गर्मी पड़ती है, कभी यहाँ बारिश होती है, तो मतलब कहीं ना कहीं आखिर क्या ठंड के मौसम में क्या ऐसा लगा है ठंड पड़ने लग जाती है सेम जगह पे। सपोज आप मान लो गोरखपुर में अभी आप हो, तो गोरखपुर में भाई ऐसा क्या हो जा रहा है दिसंबर के महीने के बाद ठंड पड़ने लग जा रही है? कुछ नहीं, उसकी डिस्टेंस जो है सन से दूर जा रही है, इसलिए गर्मी पड़ने लग जा रही है। तो जब देखा गया कि हमारा जो प्लेस है उसकी डिस्टेंस अलग अलग हो रही है, तो कहीं ना कहीं सर्कुलर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर क्या हो सकता है? देन दे लुक आउट आफ्टर एंड फाइंड दैट इट कुड बी इलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर आप ध्यान से देखो इलिप्टिकल ऑर्बिट मान लो अगर यहाँ पे सन हमारा है और ये हमारा प्लेनेट है, जब वो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा तो विंटर है। जब प्लेनेट हमारे यहाँ पे घूम के आएगा तो क्या होगा? उस समय समर होगा। तो बिकॉज हर समय एक मौसम नहीं रहता, मतलब कि जो प्लेनेट की सन से दूरी है वो एक समान नहीं रहती होगी, कभी ना कभी चेंज, कभी बढ़ जाती होगी, कभी घट जाती होगी। और बढ़ जाए दूरी, घट जाए दूरी, वो सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रम हो सकता है, वो है हमारा इलिप्टिकल, ठीक है। तो इसके कारण से भी हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि हाँ यार डेफिनेटली सर्कुलर नहीं होगा, कैसा होगा? इलिप्टिकल होगा। बात समझ में आएगी? देखो ठंड कहीं पे भी ठंडी पड़ती है या फिर गर्मी पड़ती है, उसका मेन जो कारण है ठंड का, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला जो है सन की लाइट कितनी पड़ती है उस जगह पे, दूसरा वहां पर उसकी हाइट कितनी है, जमीन सी लेवल से हाइट कितनी है। अगर सी लेवल से हाइट बहुत ज्यादा है तब भी ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा। आप पहाड़ी इलाकों में देखते हो, वहां पे हिमालय रेंज में क्या होता है, टेंपरेचर माइनस में रहता है क्योंकि वो सी लेवल से बहुत हाइट पे है, ठीक है। दूसरा जैसे पोलर एरिया में जो पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहां भी ठंड बहुत ज्यादा होती है। वहां पे क्या कारण है? वहां पे सन की लाइट पड़ती ही नहीं है प्रॉपर ढंग से, तो क्या होता है जिसकी वजह से वहां पे ठंडक बनी हुई है। तो दो कारण है। तो लोगों ने देखा कि अच्छा सीजन अगर चेंज हो रहा है पूरे साल, तो मतलब कहीं ना कहीं सन की डिस्टेंस, सन से जो अर्थ की डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रही होगी। और अगर डिस्टेंस चेंज होगी तो डेफिनेटली वो सर्कुलर ऑर्बिट पे नहीं मूव कर रहा होगा। फिर क्या ऑप्शन बचता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट का। बात समझ में आई? तो दिस इज द डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट लॉ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सोचिएगा जो मैंने बताया इन चीजों पे, क्योंकि ये सब चीजें सोचने वाली ही है। याद रखिए जो भी केपलर्स के लॉ है जब उसने दिए थे तो उसने ये मान के दिया था बस अपने सोलर सिस्टम के लिए, लेकिन सोलर सिस्टम के अलावा भी इन लॉस को आप आगे गैलेक्सीज और उसके आगे गैलेक्सीज में लगा सकते हैं, क्योंकि जो चीज एक सिस्टम फॉलो कर रहा है वो सारा सिस्टम फॉलो करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब में कॉमन क्या है? मास, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर्स सेकंड लॉ, KEPLERS सेकंड लॉ। अब इस लॉ को समझिए जरा।
केपलर सेकेंड लॉ में केपलर ने क्या कहा कि जो प्लैनेट का ऑर्बिट है, जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, उस पर किसी समय भी किसी भी पॉइंट पर, अगर सपोज मान लीजिए कि ये हमारा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, और ये जो हमारा है ये मैं अपना प्लैनेट ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसने बोला कि किसी समय भी कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर आप प्लैनेट को देख लो और प्लैनेट से सन को कनेक्ट करने वाली एक लाइन खींच लो, ठीक है। अब ये जो लाइन है, दिस लाइन विल स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, चाहे वो कहीं पे भी हो। क्या बोला मैंने? लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन will swipe equal area in equal time। अब जरा समझना तो क्या बोला गया है, लाइन जॉइनिंग प्लैनेट्स एंड सन, समझ गए ना? ये प्लैनेट है मेरा, ये सन है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, चाहे मान लो सपोज मेरा प्लैनेट यहाँ पे होता, अगर सपोज मैं यहाँ पे होता, तब कौन सी लाइन बनती? तब यहाँ से लेकर के ये लाइन बनती। अगर मान लो मेरा प्लैनेट यहाँ होता तब कौन सी लाइन बनती? तब ये लाइन बनती। मतलब लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन, समझ में आया क्या कि भाई हाँ, ये सब जो प्लैनेट जहाँ पे भी कहीं पे भी हो, अगर यहाँ पे तो ये लाइन बनती, ठीक है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। तो दीज आर द लाइंस, इसके बारे में बात हो रही है। लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन विल स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। अब मान लो मैं बोलूं कि चलो भाई पहले पॉइंट नंबर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। ये मान लो प्लैनेट्स ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने बोला अर्थ को चलो तुम 1 घंटा ले लो, ये सपोज 1 घंटा तुम ले लो और तुम रोटेट करो, तो ऑब्वियसली बात रिवॉल्व करो, तो ऑब्वियसली बात है 1 घंटे बाद वो यहाँ पे तो रहेगी नहीं, थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो उसने बोला क्या कि लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन विल स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। अब फिर से देखो इसको ज्वाइन कर दो, इसको से ज्वाइन कर दो, तो जो ये एरिया होगा, ये एरिया जो होगा कितने घंटे में होगा? 1 घंटे में होगा, 1 आवर में होगा। वो कहीं पर भी एवरी पॉइंट एवरीवेयर, मतलब इसको अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे तुम देखते हो, इसको तुम अगर 1 घंटा दोगे तो ये घंटे में कुछ यहाँ पहुंचेगा। तो जो ये एरिया बनेगा इस लाइन से प्रीवियस लाइन और न्यू लाइन के बीच में जो ये एरिया बनेगा, ये एरिया जो बनेगा, या फिर सपोज मान लो यहाँ पे इसको 1 घंटा दोगे कुछ यहाँ पहुंच जाएगा, तो जो ये एरिया बनेगा, ठीक है, ये एरिया जो बनेगा, या फिर यहाँ से ये इधर जा रहा है तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये एरिया बनेगा, ये सारे के सारे एरिया जो होंगे वो क्या होंगे? ऑल एरियाज आर सेम। ये बात केपलर ने बताई थी। क्या बोला उसने कि अगर प्लैनेट को तुम, प्लैनेट अगर हमारे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट रोटेट कर रहा है, प्लैनेट और सन को जोड़कर एक लाइन तुम बनाते हो, तो वो लाइन जो है इक्वल टाइम में, मतलब अगर तुमने 1 घंटा दिया, जितना वो आगे जाएगा, जहां पे भी जाएगा वो उस लाइन के बीच जो एरिया बनेगा, किसी और पॉइंट में तुम्हें उतना टाइम देते तो उतना ही एरिया बनता है। मतलब अगर सपोज प्लैनेट यहाँ पे, इसको 1 घंटा दोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, उससे मिलाओ इसको मिलाओ, जो एरिया बन रहा है, और जो प्लैनेट यहाँ पे था यहाँ पहुंच गया, उससे जो एरिया बना, वो एरिया हमेशा जो है कैसे आएंगे? सेम आएंगे। सो व्हाट इज द केपलर सेकंड लॉ? इट सेज दैट the line joining from planet and sun, the line joining planet and sun will always swipe equal area and equal time wherever the point is, wherever the planet is। इस इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में कहीं पे भी हो, हमेशा इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को अटेन करेगा। बात समझ में आई? अब देखो इसका जो केपलर सेकंड लॉ का एप्लीकेशन है, मैं आपको फील करके बताता हूं, जैसे समझो मेरी बात समझना, खुद से जरा सोचो कि फिर से एक बार डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा बड़ा इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बना रहा हूं। ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा सन हो गया और ये हमारा प्लैनेट हो गया। अब तुम खुद सोचो कि जब सन यहाँ पे है कहीं पे और मैंने 1 घंटा दिया, तो कुछ सपोज यहाँ पे आ गया, तो ये कुछ यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि भाई यही तो होता है, इनिशियल लाइन हो गया, फाइनल लाइन हो गया, तो जो ये एरिया बन रहा है, और मान लो सन कहीं यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये लाइन, और 1 घंटे में कुछ यहाँ पे आ गया ये लाइन। ये रूल के हिसाब से क्या बोलता है? इक्वल एरिया होना चाहिए। अब देखो इसका एप्लीकेशन देखो क्या है। तुम सोचो कि ये दोनों एरिया बराबर कब होंगे? जब ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस ये छोटी है क्योंकि ये करीब में है, यहाँ की डिस्टेंस बड़ी है, एरिया क्या है? 2 साइड में मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर ये छोटा हो गया
ये डिस्टेंस छोटी है तो इसको बड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, ये बड़ा है तो इसको छोटा होना पड़ेगा, तभी तो इक्वल एरिया आएगा। अगर मान लो ऐसा कर दूं कि भाई जितना ये पॉइंट यहाँ हो गया, जितना ये है उतना अगर मैं यहाँ चला जाऊँ, इतना बना दूं, तो जो ये आएगा ये इक्वल एरिया तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे लेंथ भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, दोनों मल्टीप्लाई करो तो एरिया ज्यादा आएगा। तो अगर मुझे इक्वल एरिया लाना है तो अगर इसकी डिस्टेंस कम है तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ये ज्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया कि जब प्लैनेट मेरे सन के करीब जाएगा, जब मेरा प्लैनेट सन के करीब जाएगा तो सन से प्लैनेट की डिस्टेंस कम हो जाएगी, इसीलिए जो यहाँ पे जो पाथ ट्रेवल करेगा वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, और जब वो सन से प्लैनेट दूर जाएगा तो डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है, तो अगर वो हल्का सा भी ट्रेवल करेगा तभी एरिया उसके बराबर आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस पे कम ट्रेवल करेगा। अब कम ट्रेवल करेगा और ज्यादा ट्रेवल करेगा, इस पे बात आती है। जब भी सन के करीब जाएगा वो तो डिस्टेंस कम हो गई, क्योंकि सन और प्लैनेट की डिस्टेंस मतलब सन और प्लैनेट की उसकी लाइन डिस्टेंस है वो कम हो गई, तो उसको जो एरिया स्वाइप करना है वो ज्यादा स्वाइप करना है। जब वो सन से दूर चला गया तो ये लाइन बहुत ज्यादा है, उसको जो एरिया डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कम ट्रेवल करना है, ठीक है। तो कम ट्रेवल करना है, ज्यादा ट्रेवल करना है इक्वल टाइम में, वहां पे ज्यादा ट्रेवल करना है, यहाँ पे कम ट्रेवल करना है इक्वल टाइम में। तो जहां ज्यादा ट्रेवल करना है वहां स्पीड कैसे रखनी पड़ेगी, ज्यादा, और जहां कम ट्रेवल करना है वहां क्या रखनी पड़ेगी, कम। मतलब जब वो यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर उसको अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और जब यहाँ पहुंचेगा तो अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्टेंस बहुत ज्यादा, अभी हल्का सा ट्रेवल करेगा यहाँ पहुंचेगा तो जो एरिया बनेगा वो एरिया इस एरिया के बराबर हो जाएगा। बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है कि जब सन के करीब पहुंचता है तो उसको अपनी स्पीड बढ़ जाती है, और जब वो सन से दूर पहुंचता है तो स्पीड स्लो हो जाती है। अब इसका इफेक्ट देखो, तो जब वो सन के करीब पहुंचा तो उसकी स्पीड बढ़ गई, मतलब वो जो ये सन के पास वाला रीजन है जल्दी से कवर कर लेगा क्योंकि स्पीड बढ़ गई है ना, तुरंत जूम से यहाँ पहुंच जाएगा। और जब वो दूर जाएगा तो उतना धीमा होता चला जाएगा, धीमा 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 होकर जाएगा। तो कहीं ना कहीं से मतलब ये बात मैं समझ पा रहा हूँ, अगर ये बात ये थ्योरी अगर सही है तो हमारे रियल लाइफ में हमारे अर्थ पर ऐसा होना चाहिए कि गर्मी का सीजन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, गर्मी का सीजन बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर देखिए जब सन के करीब जा रहा है तो अपनी स्पीड बढ़ा दे रहा है और बहुत तेजी से इसको पास कर दे रहा है, हालांकि जब से दूर जा रहा है तो बहुत धीरे धीरे जा रहा है और आराम से जा रहा है। तो सर मतलब ठंडी ज्यादा होनी चाहिए और गर्मी कम होनी चाहिए। हमने कहा नहीं यार, हमारे यहाँ तो चार्जर मतलब 12 महीने हैं, उसको 3-3 महीने बांट दिया गया है, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। बट अगर तुम ध्यान से समझो तो अगर मैं मंथ लिखता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब तुम देखो मैं लिखता हूँ कि बस 2 कैटेगरी में करता हूँ, कोल्ड और हॉट। तो अगर कोल्ड और हॉट लेना है तो मैं मानता हूँ अप्रैल, मई और जून हॉट कर दो, बाकी सब तो रिलेटिवली कोल्ड ही रहता है, मतलब प्लीजेंट वेदर रहता है, कोल्ड 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 कोल्ड। तुम देखो यहाँ पे भी ये चीज दिख रही है, सन के पास वाला टाइम हॉट कब होगा, भाई जब सन के पास रहेगा तभी हॉट होगा। हमने एक बार पढ़ ली कि भाई हॉट या कोल्ड या जो भी होता है वो सन के पास या दूर जाने से होता है, पास गए तो हॉट, दूर गए तो कोल्ड। तो हमारा मेजर पार्ट दिख रहा है कि सर देखिए ये इतना रेंज है जहां पर सन के पास है, और बाकी जो सर हम यहाँ रेंज है वो सन से दूर है। और चूंकि ये स्लो भी कर्व चल रहा है तो मतलब ये स्लो चल रहा है तो धीरे धीरे इस पाथ पर ट्रेवल करेगा, और धीरे धीरे ट्रेवल करेगा मतलब ये सर ये समय जो है लंबा होने वाला है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चूंकि बहुत तेजी से मूव करेगा, इससे ये समय कम होना चाहिए, हमें दिख भी रहा है। पूरे साल में सिर्फ 3 महीने करीब गर्मी पड़ती है, बाकी जो 9 महीने होते हैं हमारे तो कैसे होते हैं, प्लीजेंट होते हैं। तो बात समझ में आई कि कैपिटल ने क्या बोला, मतलब उसने बोला तो, लेकिन हमने डिस्कस करके चीजों को थोड़ा समझा कि अच्छा इसका मतलब क्या है, क्या बोला कैपिटल ने, मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम प्लैनेट टू सन विल स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, मतलब इक्वल समय में इक्वल एरिया को ट्रैवल मतलब वो स्वाइप करेंगे। ये आपको पता है सन है और प्लैनेट अगर दूर है तो जो लाइन ज्वाइन होगी कैसे भी बड़ी होगी तो उसको कम स्वाइप करना पड़ेगा, कम ट्रैवल करना पड़ेगा। जब सन के बहुत करीब पहुंच गया प्लैनेट तो लाइन छोटी बनेगी, उसको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि इक्वल एरिया आए। इक्वल एरिया आए ये क्यों है, ये फैक्ट है, ये देखा गया है, पाया गया कैसा होता है। उसके बेसिस पे हमारा जो है हमारे जो भी डिस्कशन हमने की उसी की बेसिस पे कि वो इक्वल एरिया आना चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है। अब अगर लाइन ही बढ़ गई है मतलब बहुत प्लैनेट दूर है, लाइन बड़ी हो गई तो हल्का ट्रैवल करो क्योंकि एरिया जो है ज्यादा आएगा अगर तुम बराबर ट्रैवल करोगे। जैसे मान लो सपोज ना इतना छोटा सा पिज्जा है, ठीक है, तो उसका आप पूरा खा लोगे तो भी एरिया इतना ही होगा, और एक बहुत बड़ा कमरे बड़ा पिज्जा है और आपको इतना पतला सा उसका पीस दिया गया तो पतला सा पीस दिया गया तभी कितना बड़ा पिज्जा है, समझ रहे हो ना, एरिया का
फीलिंग आ रहा है? तो अगर सन के पास है तो लाइन छोटी है तो उसको ट्रेवल ज्यादा करना पड़ेगा ताकि वो वाला पार्ट हमारा बढ़ जाए, ठीक है। और अगर सन से दूर है तो लाइन बड़ी है तो उसको ट्रेवल कम करना पड़ेगा। ट्रेवल कम करना है, ट्रेवल ज्यादा करना है, समय बराबर है। ट्रेवल ज्यादा करना है, समय बराबर है, ट्रेवल कम करना है, समय बराबर है, तो वहां स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और यहाँ स्पीड कम करनी पड़ेगी। मतलब प्लैनेट जब सन के करीब है तो उसकी स्पीड कैसी है? ज्यादा तेज है। और जब प्लैनेट जो है सन से दूर है तो उसकी स्पीड कैसी है? कम है। इसका असर हमें क्या देखना चाहिए? सन के करीब है तो हॉटनेस यानी से ज्यादा दिन नहीं रहनी चाहिए। इसलिए देखो गर्मी का मौसम है तो बहुत ध्यान से और सोचोगे ना तो अप्रैल में इतना कुछ नहीं होता है। मई से लेकर के जून बहुत उसका खत्म हो जाता है। उसका तो मतलब देखो बारिश में प्लीजेंट मौसम है, ठंडी गर्मी मतलब मिल के रहता है, प्लीजेंट मौसम है। कोल्ड विंटर तो पूरा प्रॉपर्ली कोल्ड हो जाता है एकदम इस पॉइंट पे एक्सट्रीम पे वर्क करता है और हैवी स्लो करता है, ठीक है। इसलिए आपकी विंटर देखो अक्टूबर से शुरू होती है, फरवरी एंड तक, मार्च के स्टार्टिंग तक जाती है, होली तक जाती है। दीज आर द पॉइंट्स जो केपलर्स के लॉ से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसने बस एक ही लाइन बताई, इक्वल एरिया नहीं लाइन जर्नी फ्रॉम प्लैनेट टू सन विल स्वाइप इक्वल एरिया इक्वल टाइम। ये सब स्टेटमेंट एज इट इज याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन डिस्कशन में हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि अच्छा पहले लॉ ने बताया था कि भाई मौसम बदलेगा, दूसरे लॉ ने बताया कि मौसम कितना ज्यादा कितना कम होगा, ये भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। सबसे बड़ा एक और फायदा है इस पर्टिकुलर केपलर सेकंड लॉ का, वो ये है कि हम लोग को मान लो सपोज स्पेस में हम लोग एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ठीक है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि भाई यू नो स्पेस में हम गए और हमें दिखा एक नया प्लैनेट दिखा, ठीक है। ये हमारा सन दिखा और ये हमारा एक प्लैनेट दिखा कहीं यहाँ दूर, ये प्लैनेट दिखा। अब हम लोग को इसका ऑर्बिट पता करना है। ये तो श्योर हो गया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, क्योंकि केपलर ने बोल दिया था कि जितनी भी चीजें हैं वो सन के साथ चक्कर लगा रही हैं, कैसे चक्कर लगा रही हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रही हैं और सन उसके फोकी पे। लेकिन भाई इलिप्स बहुत तरीके बन सकती है। एक इलिप्स देखो मैंने ये बना दी, एक इलिप्स देखो मैंने ये बना दी, एक इलिप्स देखो मैंने ये बना दी, ये सब देखो इलिप्स ही हैं, ठीक है। तो ये है ये है, ये कौन सा ऑर्बिट होगा सही, कौन सा ऑर्बिट पे ये घूम रहा होगा, उसको पता करने का भी सबसे बेस्ट तरीका केपलर सेकंड लॉ। क्या क्या कहता है सबसे सेकंड लॉ कि जितने भी प्लैनेट घूम रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑर्बिट घूम रहे हैं, उस तरह घूम रहे हैं कि वो इक्वल, जो प्लैनेट से सन की जो दूरी है उससे इक्वल एरिया में, ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वाइप कर रहा है। ये कंडीशन जहां जिस भी ऑर्बिट पर फिट बैठ गए, हमने सारे सबको बराबर दिया, हमने इस पे प्लैनेट को देखा चलाकर, इस पे भी देखा, इस पे देखा, अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रैवल कर रहा है मतलब वही ऑर्बिट जो होगी उसकी सबकी ऑर्बिट होगी और उसी पर वो प्लैनेट रोटेट करेगा और होता भी यही है, ठीक है। आप लोग जो देखते होंगे यू नो कंप्यूटर ऑपरेटेड सॉफ्टवेयर से दिखाता है कि ये ऑर्बिट से जाएगा, वो इस तरह घूमेगा, वो सब इसी तरह कैलकुलेट करके बनाया जाता है कि भाई ये इक्वल एरिया इक्वल टाइम वाली कंडीशन को फिट कर दो, जो भी ऑर्बिट उससे लोकस बन के आ जाएगा उसी ऑर्बिट पर प्लैनेट घूमेगा। और आगे जाके देखते हैं हम लोग सैटेलाइट से हम लोग जो भी कुछ भेजते हैं, हम जो भी प्लैनेट दूर के हैं वो उसी तरीके से उस पे रोटेट करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलो। तो ये हो गया केपलर सेकंड लॉ के बारे में। हम किसी भी ऑर्बिट को भी पता करते हैं, किसी प्लैनेट के ऑर्बिट को ट्रेस करने में हमें केपलर सेकंड लॉ हेल्प करता है। If we draw the line from planet to sun, it will swipe equal area in equal time. बात समझ में आई क्या इतनी? ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं केपलर्स के थर्ड लॉ पे। केपलर का थर्ड लॉ सिंपल है क्योंकि उसने क्या बोला था केपलर थर्ड लॉ में, आपको बता देता हूं। उन्होंने क्लियर बोला कि जो टाइम पीरियड है, जो किसी भी प्लैनेट पे मान लो कोई चीज घूम रही है तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता था? एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक चक्कर को लगाने में कितना समय लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो पूछा गया, उन्होंने बोला, केपलर ने बोला, केपलर थर्ड लॉ में बोला कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r के क्यूब के। और r देखो ये सर्किल नहीं है कि रेडियस बोल दोगे तुम, यहाँ पे क्या इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो या तो भाई मेजर एक्सिस होगा या तो माइनर एक्सिस होगा। तो उन्होंने बोला कि दिस r इज एक्चुअली सेमी मतलब आधा, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस मतलब उन्होंने रिजल्ट को पाया कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो r के जो सेमी मेजर एक्सिस है, मतलब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट अगर मेरा है तो ये मेरी हो गया, ये हमारा मेजर, इस डिस्टेंस का जो ये हमारा सेमी मेजर एक्सिस हुआ, इस डिस्टेंस के होल क्यूब के प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड का स्क्वायर। मतलब अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट का मेजर एक्सिस बड़ा होगा, ठीक है, 20 हुआ तो उसका टाइम पीरियड कुछ होगा, अगर 40 हुआ तो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, अगर 60 हुआ मतलब जितना बड़ी उसमें घूमेगा उतना टाइम पीरियड ज्यादा रहेगा।
और ऐसा होता भी है। हमारे अर्थ का टाइम पीरियड कितना है 365 डेज एंड 4 आवर्स। 365 डेज एंड 4 आवर्स में अर्थ एक पॉइंट से उठ करके पूरा चक्कर करके वापस पॉइंट पे आ जाती है। अगर आप ध्यान से देखो तो मरकरी जो सन के थोड़ा करीब है उसका टाइम पीरियड कम है, उसका करीब 4 मंथ या 3 मंथ है, मतलब वो 4 मंथ में ही एक बार पूरा घूम जाती है। वहीं अगर आप मार्स पे चले जाओ, एक्सप्लोरेशन जो मार्स में हो रहा है, मार्स का टाइम पीरियड हमारे अर्थ के टाइम पीरियड से डबल है, मतलब 24 मंथ का होता है वहां पे, मतलब 24 महीने, मतलब 24 महीने में एक बार जाकर के सन पूरा कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही अगर आप जुपिटर वगैरह चले जाओ 3 ईयर 4 ईयर में एक बार जुपिटर जो है चक्कर लगाता है। मतलब तुम देखो कि जितना जो है हमारा एक्सिस बढ़ता जा रहा है, जितना भी सेम एक्सिस बढ़ता जा रहा है, ये हमारा डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ये बढ़ा जा रहा है, उतना ही टाइम पीरियड क्या हो रहा है हमारा बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने पाया कि t स्क्वायर इज डायरेक्टली, आप लिख सकते हो टाइम पीरियड का होल स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस का होल क्यूब, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो गया, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का क्या लिखते हैं, हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट r क्यूब, यानी कि t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू k, यानी कि हम लिख सकते हैं t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज कांस्टेंट। या तो हम ये बोलो या तो हम ये बोलो, ठीक है, ये दोनों के दोनों ही सही हैं, ये केप्लर का थर्ड लॉ है, ठीक है। तो केप्लर ने तीन लॉ को लोगों के जो उनसे पहले, केप्लर से पहले जो भी एस्ट्रोनॉमर्स थे उनकी बातों को स्टडी करके केप्लर ने तीन बातों को लोग दुनिया के सामने रखा। और याद रखना इन तीनों बातों का उसने कोई प्रूफ नहीं दिया, उसने बोला बस ऐसा 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 होगा, उसने कोई भी प्रूफ नहीं दिया कि भाई क्या कैसे है, उसने बोला बस ये होगा, क्योंकि उसका ये जो लॉ था वो बेसिकली उन सबकी बातों को पढ़ के उसने समराइज कर दिया, उसने बताया नहीं था कैसे होगा, पर उसने बोला ये तीन चीजें होंगी। इसके बाद एक एंट्री होती है हमारे फिजिक्स में न्यूटन साहब की। न्यूटन ने इन तीनों लॉ को फिर से स्टडी किया और न्यूटन ने क्या किया, इन तीनों लॉ के प्रूफ को दिया। आपको पता होगा कि कहते हैं ऐसा कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो उन्होंने मैथमेटिकली न्यूटन ने प्रूफ करके इन तीनों लॉ को, केप्लर भी होशियार थे, केप्लर ने सोचो बता दिया कि ऐसे होगा, ये नहीं बताया कि कैसे ये ऐसा हुआ क्यों, लेकिन बता दिया कि ये तीन चीजें ऐसी होंगी। लेकिन न्यूटन है, न्यूटन ने उन तीनों बातों को जो केप्लर ने बोली उसको प्रूफ करके दुनिया को बताया कि ऐसा क्यों होगा। मैं बारी बारी आपको न्यूटन के एंगल से इन तीनों चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। न्यूटन ने पहली बार जो केप्लर का पहला लॉ क्या था, केप्लर का पहला लॉ जो कहता था कि हर एक प्लैनेट जो है सन का चक्कर लगा रहा है, और वो भी कैसे लगा रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगा रहा है, जिसमें सन एक फोकल। उसका उन्होंने बोला कि देखो यार, जब भी कोई चीज चक्कर लगाती है, किसी भी चीज का चक्कर लगा रही है, मतलब अपना डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदलने के लिए यार एक डायरेक्शन बदला तो वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदली तो एक्सीलरेशन की जरूरत होगी, और एक्सीलरेशन अगर लाना है तो किससे जरूरत पड़ेगी, फोर्स की। तो न्यूटन ने बोला कि बिल्कुल एक सन और एक प्लैनेट के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है, उस फोर्स का नाम क्या उन्होंने दिया आगे चल के, ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लैनेट पर एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है, और वो एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, कंट्रीज की डायरेक्शन बदल रहा है। अगर किसी चीज की डायरेक्शन बदल रही है तो ऑब्वियसली बात है वो स्ट्रेट लाइन में चल नहीं सकता, तो उसको घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने पहली चीज से उसको प्रूफ किया। जो दूसरा था, उन्होंने बोला कि अच्छा सर वो प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही क्यों घूम रहे हैं, तो वो इधर उधर क्यों चले जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो फोर्स है, अब अगर प्लैनेट पे सन जो है फोर्स लगा रहा है, तो उस प्लैनेट पे और भी लोग फोर्स लगा रहे हैं, और एक समय ऐसा आता है जब भी बिग बैंग थ्योरी का समय आया होगा, जब वो फोर्स जो है एक दूसरे से फोर्स जो है न्यूट्रलाइज मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे। जितना सन प्लैनेट पर अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही किसी कोई और फोर्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो क्या हो गया, इसकी एक स्टेबल पोजीशन होगी, इसके वजह से वो पर्टिकुलर पाथ पे लगातार घूमने लग गए। तो उसने सेकंड मतलब चीज को बोला। थर्ड जो ये बोला था हमारे केप्लर साहब ने, टी स्क्वायर टाइम पीरियड का होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस का होल क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। उसको न्यूटन ने एक्सप्लेन किया है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ से, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये सब चीजें आपको जब 11th में जाएंगे तो आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तब सब प्रूफ आपको बताएगा कि आखिर ये प्रूफ कैसे किया उन्होंने। तो मतलब तीनों का मोटा मोटी न्यूटन साहब ने प्रूफ दे दिया कि केप्लर ने जो बातें बोली हैं सब सही है, और उनके आधार ये हैं। एक बात उन्होंने दुनिया के सामने रखी न्यूटन ने कि देखो भाई, जो ये रोटेशन हो रहा है वो जस्ट बिकॉज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि फोर्स एक तरह इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब न्यूटन ने क्या किया, आगे चल के इस स्टडी को जो केप्लर ने स्टडी की थी, इसको उठा करके अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के डिस्कवरी में इस्तेमाल किया। क्योंकि देखो उनको सही साबित करना मजबूरी थी न्यूटन की, अगर वो इन तीनों लॉ को सही साबित नहीं करते तो आगे जाके इसका इस्तेमाल नहीं करता, और न्यूटन को इनका इस्तेमाल करना था। क्योंकि जब वो फॉर्मूला दे रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स का, फॉर्मूला क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स का, याद है,
F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, where G is called gravitational constant. Okay, G is called gravitational constant. m1 and 2 are the masses between the body and r is the distance between the two bodies. तो वहां पर लोगों ने m1 and 2 समझ के कि मास के साथ मास बढ़ा के देखा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। r पे सवाल उठाया कि r पे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हो कि हाँ डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कम हो जा रहा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन r स्क्वायर ही क्यों होगा, उसको भी आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो कि देखो भाई मैंने डिस्टेंस डबल कर दी तो फोर्स जो है 4 गुना कम हो गया, मैंने डिस्टेंस 4 गुना कर दी तो फोर्स 16 गुना कम हो गया। आप दिखा सकते हो, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ भी देना जरूरी था। तो लोगों ने सवाल पूछा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg है, हाउ कैन यू से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये कैसे हो रहा है इसका प्रूफ कर। तो न्यूटन ने केपलर के ही थर्ड लॉ का इस्तेमाल किया और थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके उन्होंने इस चीज को प्रूव करके रिलेशन रख दिया। मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ न्यूटन यूज्ड द केपलर्स थर्ड लॉ, हाउ न्यूटन यूज्ड केपलर्स थर्ड लॉ, जो क्या कहता था t square is directly proportional to r cube or t square upon r cube is going to be constant। इसका इस्तेमाल करके ठीक है उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और वो भी कैसा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब देखो कैसे उन्होंने प्रूफ किया। आपको पता है जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे या फिर इलिप्टिकल पाथ पे घूमती है तो उसकी डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज होती रहती है। अगर डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है। तो कोई ना कोई फोर्स चाहिए। उन्होंने बोला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही बेसिकली क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, अरे यार ये देखो मान लो कोई चीज सर्कल पाथ पे घूम रही है, ठीक है, ये सेंटर है, तो अगर यहाँ से यहाँ बॉडी घूम रही है, यहाँ से यहाँ बॉडी घूम रही है तो हर समय इसका डायरेक्शन बदल रहा है। अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। अब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या आता है, एक्सेलरेशन। आपको मैंने जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया था लास्ट में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया था, एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं। एक एक्सेलरेशन क्या करता है, बॉडी की स्पीड बदलता है, मतलब 20 से वो चीज 30 पे चली गई, 30 से 40 चली गई या 0 हो गई, वो उसकी स्पीड बदलता है। और एक एक्सेलरेशन क्या करता है, डायरेक्शन बदलता है, बस डायरेक्शन बदलता रहता है। जो एक्सेलरेशन बस डायरेक्शन बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन स्पीड बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बुझिएगा मत, जो स्पीड में बदलाव कर रहा है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन में बदलाव कर रहा है, भाई डायरेक्शन बदल जाए बस, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आपको पता है एक्सेलरेशन अपने आप तो आएगा नहीं, एक्सेलरेशन आने के लिए फोर्स होना जरूरी है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बॉडी में मतलब उसका डायरेक्शन बदल रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो वही मैंने बोला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन पैदा कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा कर रहा है। ऐसे न्यूटन ने बोला कि जब दो मास घूमते हैं तो उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को जन्म देता है, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को जन्म देता है, और वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन बदलता है, जिसकी वजह से वो चीज हमेशा जो है अपना मूवमेंट करती रहती है, मतलब डायरेक्शन चेंज करती रहती है। बात समझ में? We say that कि whatever the gravitational force is, it is going to be equal to the centripetal force, and centripetal force का फॉर्मूला फिक्स है, चाहे वो कैसा भी centripetal force हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आए, चाहे वो मस्कुलर फोर्स की वजह से आए, सेंट्रीपिटल फोर्स फिक्स है। जैसे आप लोग देखो, हम लोग बचपन में गेम खेलते हैं ना, हाथ पकड़ से रोटेट करते हैं, हम लोग देखो रोटेट कर रहे हैं तो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मतलब हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा तभी बॉडी का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा मतलब उसमें कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब यहाँ पे कौन फोर्स देगा, तो यहाँ हमारा मस्कुलर फोर्स ही क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। ग्रेविटी केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बन जाता है, हमारा ग्रेविटेशन बन जाता है, ठीक है। और भी चीजें देखोगे तो इलेक्ट्रॉन वगैरह भी रोटेट करते रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो फोर्स चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स ताकि कोई चीज रोटेट कर सके। क्यों फोर्स चाहिए, क्योंकि वो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा और वो डायरेक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ इस एनर्जी केस में वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जा रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला फिक्स होता है mv²/r, ये फिक्स है। कैसा भी फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा हो, फॉर्मूला फिक्स है mv²/r, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है काम करते हैं, मतलब क्या हो गया, Fg = mv²/r, लिख सकता हूं मैं
अब उन्होंने बोला मतलब v यहाँ पे m क्या है सर, मास ऑफ द प्लैनेट, v क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, r क्या है सर, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस। अब अगर सपोज मान लो मैं तुमको बोलूं कोई प्लैनेट 20 वेलोसिटी से घूम रहा है तो कितने देर में चक्कर लगा लेगा, टाइम पीरियड मान लो t दिया हुआ है, तो पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो व्हाट इज द होल डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 पाई r, अरे सर्कमफेरेंस की वैल्यू होती है, ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक है, और वेलोसिटी हमारी कितनी है, v है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड इक्वल टू t इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो टाइम तुम्हारा, स्पीड तुम्हारी कितनी है, v है, डिस्टेंस तुम्हारा कितना है, 2 पाई r अपॉन t, t क्या है, टाइम पीरियड, भाई पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r बाय t, v इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई r बाय t, समझ में आया कैसे आएगा ये। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बेसिक फॉर्मूला पता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, जब एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है, सॉरी एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। अब एक चक्कर लगाना है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, तो एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, सर्कमफेरेंस के बराबर, सर्कमफेरेंस कितना कवर करेगा, 2 पाई r, वो डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितनी है v, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो हम टाइम निकाल लेंगे, तो वही हमने निकाला टाइम पीरियड बाय t, और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम इक्वल टू क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारा है 2 पाई r, स्पीड हमारी है v, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। अब टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में तो t टाइम पीरियड t बोल दिए, तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो v इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई r बाय t। अब क्या करते हैं, इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, देखो इसमें हमने डाला m, v की जगह हमने क्या डाला, 2 पाई r अपॉन t, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r अपॉन t का होल स्क्वायर अपॉन r, क्या हो जाएगा, ध्यान देखना, m 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इनटू r, नीचे का आंकड़ा होता है क्या, इस r से का कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन t स्क्वायर, ये आ गया, ध्यान देना, ठीक है, तो क्या आ गया, तो क्वेश्चन क्या आ गया हमारी, fg इक्वल टू क्या आ गया, fg इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन t स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये तो यही वाली चीज मैंने वहां लिख दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर भी r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे भी r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारी, fg is equal to 4 pi square m r cube upon t square upon r square, ठीक है, ये आ गया। अब जब देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, r cube upon t square, मैंने बोला था ना न्यूटन यूज्ड केप्लर्स थर्ड लॉ टू प्रूव दैट fg is 1 upon r square। अगर तुम्हारा t स्क्वायर अपॉन r क्यूब कांस्टेंट, तो r क्यूब अपॉन t स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, अगर भाई a अपॉन b की वैल्यू अगर तुम्हारी 1/4 है तो b अपॉन a की वैल्यू कितनी होगी 4, ये दोनों ही तो कांस्टेंट हैं, बोलो, तो अगर तुम्हारा t स्क्वायर अपॉन r क्यूब कांस्टेंट, तो r क्यूब अपॉन t स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, मतलब ये भी तो कांस्टेंट हुआ, तो तुम यहां देखो ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो गई, बोलो, तो बचा क्या, fg is directly proportional to, fg is directly proportional to, इसको ऐसे लिखो, fg is equal to कांस्टेंट अपॉन r स्क्वायर, कांस्टेंट हटाएंगे, इक्वल टू हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, fg is equal to 1 upon r स्क्वायर। इस तरह से न्यूटन ने ये प्रूव किया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसमें जो डिस्टेंस होती है दो मासेस के बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के, और वो कैसी इनवर्सली होती है, स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, F equal to g m1 n2 upon r स्क्वायर, ये r स्क्वायर क्या होता है उसका प्रूफ है ये, बाय द हेल्प ऑफ केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बात समझ में आई थी, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग आराम से देखिएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स। ये केप्लर्स थर्ड लॉ पूरा थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, दिमाग में फिट कर लीजिए, मैंने केप्लर फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ बताया, साथ में उसको डिस्कस भी किया कि भाई केप्लर फर्स्ट लॉ बोलता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट का तो क्यों बात सच है, क्यों नहीं सर्कुलर हो सकता है, मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। आपको मैंने क्रोनोलॉजी बताई कि पहले कुछ एस्ट्रोनॉमर्स आए, उन्होंने कुछ चीज़ों को दिन रात स्टडी किया, देखा आसमान में क्या चाहिए, ऐसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है,
उसको नोट डाउन किया। फिर हमारे केपलर साहब आए, उन्होंने उन तीनों चीज़ों को, उन जितनी भी चीज़ें थी उनको पढ़ करके 3 लॉ बना दिए। फिर हमारे न्यूटन साहब आए, उन्होंने उन केपलर के तीनों लॉ को बारी बारी मैथमेटिकली प्रूव किया। और फिर तीसरे लॉ केपलर का सारा लेकर उन्होंने ये बात भी प्रूव कर दी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मास के बीच में लगता है वो बेसिकली डिस्टेंस के, मास के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है।